परी का भूतिया झरना। नीलू अपनी बड़ी बहन माधुरी के साथ एक अनाथालय में रहती थी। उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं था, क्योंकि जब वो दोनों बहुत छोटी थी तभी उनकी माँ की मौत हो गई थी और तब उनके पिता ने उन्हें अनाथालय छोड़ दिया था। तब से वो दोनों वहीं पर रहती थी। एक दिन की बात है। माधुरी दीदी, चलो ना कुछ खेलते हैं, बहुत दिनों से आप हमारे साथ खेली नहीं। अच्छा ठीक है चलो, पर हम खेलेंगे क्या? छुपन छुपाई। मैं आपकी आंखों में पट्टी बांध दूंगी, फिर आप हमें ढूंढना। अच्छा ठीक है। नीलू माधुरी की आंखों में पट्टी बांध देती है। तभी अचानक खेलते खेलते माधुरी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। क्या हो गया दीदी आपको? उठिए ना दीदी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तभी अनाथालय के कुछ बच्चे दौड़कर अनाथालय की देखभाल करने वाली केयर टेकर लीलावती को बुलाकर ले आते हैं। लीलावती कई सालों से अनाथालय में बच्चों का ख्याल रख रही थी। अरे क्या हो गया बच्चों, माधुरी बेहोश कैसे हो गई? नीलू, क्या हुआ तुम्हारी दीदी को? पता नहीं आंटी, दीदी अचानक खेलते खेलते अपने आप ही बेहोश हो गई। एक काम करते हैं, मैं माधुरी को बगल में जो अस्पताल है वहाँ ले जाती हूँ और नीलू तुम भी मेरे साथ चलो, इसे होश आएगा तो तुम्हारा वहाँ पर रहना जरूरी है। लीलावती और नीलू माधुरी को अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर माधुरी को एडमिट कर लेते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और लीलावती से कहता है, देखिए बहन जी, वो लड़की बहुत ज्यादा बीमार है, हमें नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक बच पाएगी। ये सुनकर नीलू को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अब क्या होगा आंटी? दीदी अब कैसे ठीक होगी? उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। अब अगर वो नहीं रही तो मैं क्या करूँगी? नहीं नीलू, रोते नहीं, तुम्हारी दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी, उसे कुछ भी नहीं होगा, घबराओ नहीं। लीलावती नीलू को समझा बुझाकर अनाथालय वापस ले आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। माधुरी तब से अस्पताल में ही एडमिट थी। लीलावती ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही रहती थी, मगर नीलू अपनी बहन से मिलने हॉस्पिटल कम ही जा पाती थी। एक दिन नीलू अनाथालय में एक कोने में बैठकर रो रही थी कि तभी उसका दोस्त राजू वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ नीलू, तुम फिर से रो रही हो? माधुरी दीदी की वजह से ना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसी खबर लाया हूँ कि तुम झट से रोना बंद कर दोगी। मैंने उस जादुई पानी के झरने का पता लगा लिया है जो कि पास वाले जंगल में है। क्या वही झरना जिसके बारे में माधुरी दीदी ने हमें बताया था? लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी किताब में पढ़ा था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सब सच है। अरे नहीं नीलू, ये बात सच है। मैंने खुद उस झरने का पता लगा लिया है। जब से माधुरी दीदी बीमार पड़ी थी तब से मैं उस झरने को ढूंढ रहा था, क्योंकि माधुरी दीदी ने ही हमें बताया था कि उस झरने में एक परी रहती है। वो एक जादुई झरना है। उस झरने का पानी पीकर कोई भी बीमार इंसान बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो देर किस बात की राजू, चलो वहाँ चलते हैं। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, मगर फिर भी मैं उस झरने का पानी दीदी को लाकर पिलाऊंगी, क्योंकि यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ, पर दिक्कत ये है, हम अनाथालय से बाहर कैसे निकलेंगे? हमारा ऐसे बाहर जाना तो मना है ना। अगर लीलावती आंटी को पता चल गया तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। तुम इसकी चिंता मत करो राजू, मेरे पास एक प्लान है। कल स्कूल के समय पर हम वहाँ जाएंगे। वैसे भी आजकल लीलावती आंटी अस्पताल आने जाने में व्यस्त रहती है, वो हम पर जरा सा भी ध्यान नहीं देगी। तो फिर ठीक है नीलू, कल सुबह स्कूल के समय पर तुम एकदम तैयार रहना, हम तभी उस जंगल में जाएंगे। फिर अगली सुबह वो दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार होकर निकलते हैं, लेकिन वो दोनों चुपके से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कोई भी उन दोनों पर ध्यान नहीं देता। काफी दूर जंगल में चलने के बाद उन दोनों को पानी बहने की आवाज सुनाई देती है। नीलू, मुझे लगता है हम उस झरने के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। हाँ राजू, चलो जल्दी से उस तरफ चलते हैं जहाँ से पानी बहने की आवाज आ रही है। नीलू और राजू बहते हुए पानी की आवाज का पीछा करते हैं और उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ झरना बह रहा था। ये तो कमाल हो गया राजू, आखिरकार हमने ये झरना ढूंढ ही निकाला। नीलू और राजू जैसे ही एक खाली बोतल निकालकर झरने से पानी भरने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें डरावनी आवाज सुनाई देती है। उनके ठीक सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी थी जो उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। फिर वो उन दोनों से गुस्से से बोली, रुक जाओ तुम दोनों,
तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे झरने से पानी लेने की? तुम्हारा झरना? लेकिन मैंने तो सुना है ये झरना एक परी का है। राजू की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने तुमसे एक बार कहा था ना कि ये मेरा झरना है। अब भाग यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों को इसी झरने में डुबोकर मार डालूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर नीलू और राजू दोनों डर गए और भागकर दूर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। ये सब क्या है राजू? यहाँ तो एक चुड़ैल है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस झरने का पानी कैसे लेंगे? कहीं ये कोई भूतिया झरना तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये चुड़ैल इस झरने की रखवाली कर रही है तो एक बात तो पक्की है, ये झरना सच में एक जादुई झरना है और मुझे पूरा यकीन है कि कोई न कोई परी भी जरूर होगी। तो क्यों ना पहले हम उस परी को ढूंढे और फिर उसी से मदद मांगे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा राजू, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। चलो हम चुपचाप चलते हैं और झरने के आसपास परी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। नीलू और राजू जब दबे पांव वापस झरने की ओर आते हैं तो वो देखते हैं कि चुड़ैल झरने से थोड़ा पानी एक बोतल में लेकर कहीं जा रही थी। राजू और नीलू चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि चुड़ैल एक गुफा के अंदर चली गई। नीलू और राजू भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चले जाते हैं। तभी अंदर का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। चुड़ैल ने एक परी को पिंजरे में कैद कर रखा था। ये जादुई झरने का पानी सिर्फ मेरा है, इसे पीकर मैं और भी ताकतवर और खूबसूरत हो जाऊंगी। मैं किसी को भी झरने का पानी नहीं ले जाने दूंगी। तभी नीलू धीरे से बोलती है, हमें परी को इस चुड़ैल से बचाना ही होगा, तभी हम झरने में से पानी ले जा पाएंगे। मेरे पास एक तरीका है राजू, जिससे हम परी को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हैं। राजू, तुम झरने के पास जाओ और वहाँ से एक बोतल में पानी भरने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा करते देखकर वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे जरूर आएगी। जब वो यहाँ से बाहर जाएगी तब मैं परी को पिंजरे से आजाद कर दूंगी। लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक आइडिया है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बचाने जरा समय पर आ जाना, कहीं वो चुड़ैल मुझे कच्चा न चबा ले। हाँ, डरो मत और जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। राजू भागते हुए जाता है और झरने में से पानी लेने लगता है। चुड़ैल को अपनी शक्ति से फिर से पता चल जाता है कि झरने में कोई फिर से पानी लेने आया है, इसलिए वो झरने की ओर दौड़ी चली आती है। तभी नीलू भागकर परी के पास जाती है। कौन हो तुम बच्ची? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ आपको बचाने आई हूँ। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस पिंजरे को कैसे खोला जाता है। वो देखो, सामने जो बक्सा पड़ा है उसी में इस पिंजरे की चाबी है। जाओ उसे ले आओ और मुझे आजाद कर दो। नीलू भाग कर जाती है और बक्से में से चाबी निकाल लाती है। फिर वो परी को पिंजरे से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्ची, तुमने मुझे इस चुड़ैल की कैसे आजाद कर दिया। इस चुड़ैल ने जादुई झरने को अपने कब्जे में करने के लिए मुझे यहाँ कैद कर रखा था। परी, अब आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, मेरा दोस्त मुसीबत में है। नीलू जल्दी से परी को लेकर झरने के पास जाती है। वहाँ चुड़ैल ने राजू को गर्दन से पकड़कर हवा में लटका रखा था, लेकिन तभी परी जल्दी से अपना जादू करती है। चुड़ैल कमजोर पड़ने लगती है और चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। बहुत हुआ चुड़ैल, अब तेरा खेल खत्म। परी अपने जादू से चुड़ैल को छोटा बना देती है और उसे एक बोतल में कैद कर देती है। बहुत शौक था ना तुझे इस झरने को अपना बनाने की, अब तू इस बोतल में कैद होकर जिंदगी भर इस झरने में तैरती रहेगी। परी बोतल को झरने में फेंक देती है और चुड़ैल का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बच्चों, तुम दोनों इस गहरे जंगल में आए, जरूर कोई बात है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। परी जी, मेरी दीदी बहुत बीमार है और हम उनके लिए ही जादुई झरने का पानी लेने आए थे। ठीक है, मैं अभी तुम्हें पानी देती हूँ। परी थोड़ा सा पानी लेकर बोतल में भरती है और उस पर कुछ जादू करती है। ये लो, इसमें मेरा आशीर्वाद भी है, तुम्हारी दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। जादुई पानी लेकर नीलू और राजू परी से विदा लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। उधर लीलावती उन्हें लापता पाकर बहुत परेशान हो गई थी। ये सब क्या है नीलू और राजू? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों बिना बताए कहाँ गए थे? नीलू और राजू लीलावती को सारी बात बता देते हैं। उसके बाद नीलू अपनी बहन माधुरी को जादुई झरने का पानी पिला देती है। फिर माधुरी एकदम ठीक हो जाती है।
उसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी पहले की तरह रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में 3 डायन बहनें रहती थी। तीनों डायन बहनें बहुत ही बुरी और जालिम थे। एक दिन तीनों बहनें अपने काले जादू के प्रयोग के लिए पास के गांव में जाने का फैसला करती है। उनमें से पहली डायन कहती है, हमें अपने काले जादू की सफलता के लिए कुछ बच्चों की बलि चढ़ानी होगी। हम एक काम करते हैं, पास वाले गांव से बच्चे लेकर आते हैं, उसके बाद उन सभी बच्चों की बलि चढ़ा देंगे। उसके बाद तीनों बहनें बच्चों को पकड़ने के लिए पास के गांव में जाने लगती है। तभी उन्हें गांव के मैदान में कुछ छोटी बच्चियां खेलती हुई दिखाई देती है। यही अच्छा मौका है, चलो इन छोटी लड़कियों को पकड़कर अपने साथ लेकर चलते हैं। उसके बाद तीनों बहनें उन बच्चियों को घेर लेती हैं। बच्चियां बहुत घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, अरे तुम तीनों कौन हो और हमें इस तरह से घेर कर क्यों खड़ी हो? हमें अपने काले जादू की सफलता के लिए बच्चों की बलि चढ़ानी होगी, इसलिए हम तुम सबको यहाँ से ले जाने आए हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो। इतना सुनकर चारों बच्चियां बहुत रोने लगती है। थोड़ी देर बाद ही तीनों बहनें बच्चियों को रस्सियों से बांध देती है और अपने साथ ले जाने लगती है। तभी रास्ते में उनके सामने एक बड़ा सा चांद का घर प्रकट हो जाता है। चांद के घर में बहुत सारी खिड़कियां होती है और एक दरवाजा लगा हुआ था। अरे ये तो चांद का घर है। मैंने सुना है इस चांद के घर में एक शक्तिशाली परी रहती है। डायन के इतना कहते ही चांद का दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत परी बाहर आती है, जिसका नाम सिंड्रेला होता है। सिंड्रेला परी डायनों से कहती है, चलो अभी के अभी इन सारी बच्चियों को छोड़ दो, वरना मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। सिंड्रेला परी की बात सुनकर सभी बच्चियां बहुत खुश हो जाती है। तभी पहली डायन अपनी बहनों के कान में कहती है, हमें इस परी से घबराने की जरूरत नहीं है। ये परी अभी अकेले है और हम 3 हैं। आसानी से हम इस परी को सबक सिखा सकते हैं। तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी से परी पर हमला करने लगती है, लेकिन कुछ पलों में ही सिंड्रेला परी विशाल परी का रूप धारण कर लेती है। उन तीनों डायन की शक्तियों का परी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सब देखकर तीनों डायन बहनें बहुत घबरा जाती है। अरे ये परी तो बहुत शक्तिशाली है, इसने तो इतना विशाल रूप धारण कर लिया है, अब हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हो, हमें इस परी से नहीं डरना चाहिए। चलो अपनी जादुई तलवार निकालकर इस परी के हाथ काट देते हैं। तीनों अपनी जादुई तलवार प्रकट करके परी के हाथ काटने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी परी उन तीनों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम तीनों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जो दोबारा कभी किसी मासूम को परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। उसके बाद सिंड्रेला परी तीनों बहनों की जादुई छड़ी तोड़कर जला देती है और उन्हें गंजा कर देती है। चलो निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मारकर यहीं दफना दूंगी। सिंड्रेला परी की बात सुनकर तीनों बहनें घबरा कर वहाँ से चली जाती है। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, लेकिन हमें एक बात की चिंता है। अगर तीनों बहनें फिर से आ गई तो दोबारा कौन हमें बचाएगा? चिंता मत करो, तुम जब भी मुसीबत में होगी बस मुझे एक बार जोर से आवाज लगाना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी चांद के घर के अंदर चली जाती है। कुछ ही पलों में चांद का घर भी वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ तीनों डायन बहनें चांद की परी से बदला लेने की ठान लेती है। एक दिन तीनों बहनें एक बड़े डायन से अपनी जादुई छड़ी तैयार करवा लेती है। हमारी ये जादुई छड़ी पहले वाली छड़ी से भी ज्यादा शक्तिशाली है और वो सिंड्रेला परी हमारा सामना नहीं कर पाएगी। चलो अभी के अभी उस परी के घर जाकर उसे जान से मार डालते हैं। उसके बाद हम आसानी से बच्चों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ा पाएंगे। तीनों बहनें हवा में उड़ने वाले झाड़ू की मदद से
आसमान में चली जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों चांद के घर के सामने पहुंच जाती है। लगता है ये परी अभी सो रही है। चलो अभी के अभी जाकर अपनी छड़ी से इस परी को मार डालते हैं। उसके बाद तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी की मदद से आग का गोला तैयार करती है और चांद के ऊपर फेंकने लगती है। देखते ही देखते चांद का घर पूरी तरह से जलने लगता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खोलकर सिंड्रेला परी बाहर आ जाती है। अच्छा, ये घटिया हरकत तुम तीनों की है। लगता है पिछली बार तुम तीनों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद परी बांसुरी बजाने लगती है, जिसके बाद वहाँ ढेर सारी परियां आ जाती है। सभी परियां एक साथ मिलकर तीनों बहनों की पिटाई करने लगती है। तीनों डायन बहनें वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी परियां उन्हें रस्सी से बांध देती है। उसके बाद सभी परियां मिलकर तीनों डायन बहनों को दूर किसी समुद्र में फेंक देती है। देखते ही देखते तीनों बहनें समुद्र के अंदर पानी में डूबकर मर जाती है। इस तरह तीनों बुरी डायन बहनों को उनकी किए की सजा मिल जाती है। मेरी प्यारी भूतिया सहेली। ढोलकपुर नामक गांव में विनोद अपनी दूसरी पत्नी रेखा और 2 बच्चे बुलबुल और चिंटू के साथ रहता था। रेखा बुलबुल की सौतेली माँ थी। रेखा अपने बेटे चिंटू को बहुत प्यार करती थी, वहीं बुलबुल को नफरत की निगाहों से देखा करती थी। चिंटू पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, वहीं बुलबुल पढ़ाई में होशियार थी। बुलबुल हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती थी, लेकिन चिंटू का पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। वो सारा दिन भर उल्टी हरकतें किया करता, लेकिन तब भी रेखा अपने बेटे चिंटू को खूब लाड प्यार करती। अपनी सौतेली माँ का ऐसा व्यवहार देखकर बुलबुल काफी परेशान रहती और अंदर ही अंदर दुखी रहती। एक दिन बुलबुल की तबीयत खराब हो जाती है। बुलबुल को अचानक बहुत तेज बुखार आ गया। बुलबुल अपनी तबीयत खराब होने के कारण अपने बिस्तर पर लेटी होती है। तभी रेखा कमरे में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ए लड़की, जब देखो सारा दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती है। ये नहीं कि घर का काम कर दूं। चल जल्दी से उठकर बर्तन धो दे और उसके बाद तुझे कपड़े भी धोने हैं और रात का खाना भी बनाना है। बुलबुल बेचारी रोते रोते उठती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में बुलबुल के पिता विनोद घर आते हैं। बुलबुल अपने पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। पापा मुझे बचाओ, मुझसे और काम नहीं हो पा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम्हें किसने बोला है काम करने के लिए? मुझे बताओ। ये कहते हुए विनोद ने जैसे ही बुलबुल के माथे पर हाथ रखा तो हैरान होते हुए बोला, अरे बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? पापा, मुझे माँ ने बोला है काम करने के लिए, मैं रोज कर देती हूँ, पर मुझसे आज नहीं हो पा रहा। मेरी हिम्मत आज जवाब दे रही है। तुम चलो, पहले मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इतना कहकर विनोद अपनी बेटी बुलबुल को डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर चेकअप कर बुलबुल को 1 हफ्ते आराम करने के लिए कहता है। विनोद घर आकर अपनी पत्नी रेखा पर बहुत चिल्लाता है। रेखा, रेखा, किधर हो तुम? तुमने मेरी बेटी से काम कैसे करवाया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इसकी तबीयत खराब है। तुम बुलबुल से सारा दिन भर काम करवा रही हो। अब गलती से भी तुमने बुलबुल से काम करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनो जी, मैंने तो इससे कोई काम करने को नहीं कहा, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि ये पूरा दिन घर में बैठकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तुम रहने दो रेखा, मुझे बुलबुल ने सब सच बता दिया है। मैं रोज तुम्हारा बर्ताव देखता हूँ अपनी बेटी के साथ। तुम बिल्कुल कठोर तरीके से पेश आती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम्हें तो बस अपने बेटी की लगी हुई है। तुमने उसकी सारी बातें मान कर उसे बिगाड़ दिया है और बुलबुल के साथ तुम बहुत बुरा व्यवहार करती हो। किसी ने सच ही कहा है, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। ऐसा नहीं है जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुम चुप करो, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब तुम्हें बुलबुल की देखभाल बहुत अच्छे से करनी है। पूरा 1 हफ्ता डॉक्टर ने इसे 1 हफ्ते का आराम बोला है, समझी?
विनोद इतना बोलकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। विनोद के घर से बाहर जाने के बाद रेखा आंखें दिखाते हुए बुलबुल से बोली, तुझे तो मैं बताती हूँ, कल मुही अपने बाप से मेरी शिकायत करेगी। जाने दे तेरे बाप को बाहर, फिर मैं तेरी हड्डी पसली अच्छे से ठीक करूँगी। रेखा की बात सुनकर बुलबुल और भी ज्यादा डर जाती है। फिर कुछ दिनों बाद विनोद को किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। रेखा, मुझे किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। मैं शायद 1 हफ्ते बाद आऊँगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है जी। विनोद दूसरे शहर जाने के लिए रवाना हो जाता है। उसके बाद रेखा वापस अपने असली रूप में आ जाती है। ए लड़की, इधर आ, कहाँ मर गई? तुझे तो मैं बताती हूँ कि शिकायत कैसे करते हैं। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैं इस घर में आई, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? इतना कहकर रेखा बुलबुल की खूब पिटाई करती है और उसे खाना भी नहीं देती। तुझे भूखा रखूंगी ना, तब तुझे समझ आएगा कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। रेखा बुलबुल को खाना भी नहीं देती और रात में घर से बाहर निकाल देती है। बुलबुल घर से बाहर एक पेड़ के नीचे भूखी बैठकर रोती रहती है। बुलबुल इस बात से अनजान थी कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी है और उसे रोता हुआ देख रही है। मेरी सौतीली माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मैं चाहती हूँ मेरी सौतेली माँ मुझे भी प्यार करे, जैसा कि वो अपने बेटे चिंटू से करती है। सौतेली माँ को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो माँ का हर कहना मानती हूँ, फिर भी वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। बुलबुल पेड़ के नीचे बैठकर बहुत जोर जोर से रो रही होती है। मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। माँ ने मुझे सुबह से खाने को कुछ नहीं दिया। मैं क्या करूं? बुलबुल का ये हाल देखकर पेड़ पर बैठी चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है। चुड़ैल तुरंत पेड़ से उतरकर बुलबुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। बुलबुल चुड़ैल को देखकर और भी ज्यादा डर जाती है और जोर से रोने लगती है। अरे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम एक चुड़ैल हो? ये कहते हुए बुलबुल वहाँ से भागने लगती है। चुड़ैल ये देखकर मायूस हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। बुलबुल चुड़ैल को रोता हुआ देखकर रुक जाती है। अरे तुम क्यों रो रही हो चुड़ैल? मैं किसी का भी भला करने के लिए सोचती हूँ तो वो इंसान मुझसे डरकर भाग जाता है। मतलब मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। अरे तुम्हारी ही बात देख लो, तुम पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। मैंने तुम्हारी बात सुनी और मुझे तुम्हारी बात सुनकर दया आ गई। चुड़ैल की बात सुनकर बुलबुल रोने लगती है। तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। पर कैसे? तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हारी सौतेली माँ को सबक सिखाना चाहती हूँ। वो एक औरत होकर मासूम बच्ची को इतना सता रही है, उसे शर्म आनी चाहिए। पर तुम कैसे मेरी सौतेली माँ को सबक सिखाओगी? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी और जब तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें परेशान करेगी तब मैं तुम्हारे सौतेले भाई की तबीयत खराब कर दूंगी, तब उसे समझ आएगा। चुड़ैल बुलबुल के साथ उसके घर चल देती है। माँ दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तू फिर आ गई कमबख्त, जाओ यहाँ से। इतना कहकर रेखा ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। देखा तुमने मेरी सौतेली माँ को? मैं कब से भूखी हूँ लेकिन ये मुझे घर के अंदर ही नहीं आने दे रही। अरे तुम चिंता मत करो, पहले तुम पेट भर खाना खाओ। चुड़ैल अपने जादू से विभिन्न तरह के पकवान प्रकट कर देती है। बुलबुल पेट भरकर खाना खाती है। बुलबुल खाना खाने के बाद बोली, खाना बहुत ही टेस्टी था, पेट भर गया मेरा। बिल्कुल ऐसा खाना मेरी माँ बनाया करती थी। एक बात बोलूं, क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम मुझे माँ बोल सकती हो और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी सौतेली माँ को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। इसने तुम्हें खाने को नहीं दिया ना, देखो अब मैं क्या करती हूँ। चुड़ैल बुलबुल के घर के अंदर चली जाती है। देखो इस औरत का बेटा कितने मजे से बैठा है और उस बेचारी को घर से बाहर कर रखा है। बेचारी कितनी भूखी थी। अब मैं इसके बेटे के पेट में ऐसा दर्द करूंगी कि दोनों माँ बेटे याद रखेंगे। देखते ही देखते रेखा के बेटे चिंटू के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। माँ, मेरी तबीयत खराब हो गई। माँ,
मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? कैसे तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा? चल बेटा, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। रेखा तुरंत अपने बेटे चिंटू को अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ चेकअप कर डॉक्टर उसे दवाई देता है, लेकिन दवाई खाने पर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। वहीं चुड़ैल उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब कर देती है। चिंटू को बहुत तेज बुखार हो जाता है। चिंटू की ऐसी हालत देखकर रेखा बहुत ही परेशान हो जाती है और बहुत जोर से रोने लग जाती है। मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो रहा है। हाय, मेरी बेटी की तबीयत पहले से भी खराब होती जा रही है। ये जरूर उस कलमुही बुलबुल की नजर लगी है। सत्यानाश हो उसका, कीड़े पड़े उसे। हाय मेरा बच्चा। ये बात सुनकर चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब चिंटू को चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे कोई है, कोई बचाओ मेरे बेटे को। रेखा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अब आया मजा तुझे? जब खुद के बेटे की तबीयत खराब हुई तो इतना रोना आ रहा है। देख अब मैं क्या हाल करती हूँ। मैं तेरी बेटी की ऐसी हालत करूँगी कि वो जिंदगी भर बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा मत करना। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे पता भी है बेटी समान बुलबुल के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है। तू खुद भी एक औरत है, फिर एक औरत होकर एक मासूम लड़की को अत्याचार कर रही है। एक औरत होकर कितनी पत्थर दिल है तू। जब तक तू बुलबुल को घर नहीं बुलाएगी और उसे माफी नहीं मांगेगी, तब तक तेरा बेटा ऐसे ही बीमार पड़ा रहेगा। मुझसे गलती हो गई चुड़ैल जी, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं अभी बुलबुल बिटिया से माफी मांगती हूँ। रेखा तुरंत घर से बाहर निकलकर आंगन में बैठी बुलबुल से माफी मांगती है और उसके साथ अच्छे से पेश आने लगती है। रेखा का बुलबुल के साथ अच्छा व्यवहार देखकर चुड़ैल चिंटू को बिल्कुल ठीक कर देती है और रेखा को सबक मिल जाता है कि कभी किसी मासूम पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना हो या पराया।